बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मेरे दोस्त सदीक जान ये तफसीलात आपको पहले ही बता चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब से ये तफसीलात तलब की हैं कि उनके कितने रेफरेंसेस जो हैं वो मुल्क भर में ज़ेर इल्तवा हैं और कितनी नैब की अदालतें हैं जो जज के ना होने की वजह से गैर फ़ाल पड़ी हैं। लेकिन उस तमाम तफसील के अंदर सदीक जान मेरे दोस्त ने ये नहीं बता सके कि आखिर इसका पस मंज़र क्या है, ये तफसीलात सुप्रीम कोर्ट तलब करने के ऊपर क्यों मजबूर हुई और इसका मकसद क्या है। आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इन तफसीलात को तलब करके सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह से नैब की कारकर्दगी का जो है वो पोस्टमार्टम करने के लिए जा रही है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने FBI में एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा है, एक बहुत बड़ा जो है वो फ्रॉड पकड़ा है और ये फ्रॉड जो है वो अरबों रुपए का है, कोई 15 अरब रुपए का ये फ्रॉड है और किस तरह से कौमी ख़जाने को लूटा जा रहा है और फिर ख़जाने को लूटने के बाद किस तरह से जो FBR के अपने हुकाम हैं वो अपने इन मुलाजमीन को जो इस मामले के अंदर मुलविस होते हैं उन्हें किस तरह से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये तफसीलात आपको फराहम की जाएंगी। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता देते हैं कि ये जो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ने तलब की हैं कि नैब के कितने मुकदमात मुल्क भर में ज़ेर इल्तवा हैं, उनका जो है वो क्वांटम कितना है, उसमें करप्शन की रकम कितनी है और कितनी अदालतें गैर फाल पड़ी हैं, उसकी तफसील आपको सबसे पहले बता देते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की रिटायरमेंट के बाद जब से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हल्फ उठाया है, अपने मनसब की जिम्मेदारियां जो है वो संभाली हैं, सुप्रीम कोर्ट एक नए फेज़ में जो है वो दाखिल हो चुकी है। और अब जिस तरह से गुज़िश्ता साल हमने देखा, इस साल हमें ये नज़र आ रहा है कि जो करप्शन के मुकदमात हैं उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती जो है वो अदालत उज़्मा में की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नैब का जो अख्तियार है प्ली बारगेन करने का या वॉलंटरली रिटर्न का जो अख्तियार है, उस पर एक मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में जो 2016 से ज़ेर इल्तवा पड़ा था। बड़े अहम कानूनी सवालात उस मुकदमे में उठाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी 15 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और चीफ जस्टिस खुद जस्टिस गुलजार अहमद जो है उस केस की समाअत करेंगे। इस केस के अंदर कानूनी पहलू ये था कि जिस भी सरकारी मुलाजिम के साथ नैब किसी सरकारी मुलाजिम के ऊपर अगर हाथ डालता था और हाथ डालने के बाद फौरी तौर पर वो सरकारी मुलाजिम अगर ये डिक्लेयर कर देता था कि उसके पास करप्शन की रकम है, वो ये रकम वापस देने को तैयार है, तो नैब वो रकम, करप्शन की रकम वसूल करने के बाद, मतलब वो सरकारी मुलाजिम रजा कराना तौर पर वो करप्शन की रकम जो उस पर इल्ज़ाम लगता था वो देने के लिए तैयार हो जाता था, तो नैब वो रकम लेने के बाद उस सरकारी मुलाजिम को जो है वो उसी तरह से छोड़ देता था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता था, उसे 10 साल के लिए नाहल डिक्लेयर नहीं करता था, उसे नौकरी से निकालने की कोई रिकमेंडेशन जो है उसका जो मुतल्लिका इदारा होता था उसे नहीं भिजवाई जाती थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया था 2016 में किस तरह से एक शख्स जिसने करप्शन की है और उसने करप्शन का एतराफ़ करने के बाद जो रकम उसने करप्शन की मद में हासिल की थी वो नैब को वापस कर दी, तो वो सरकारी मुलाजिम वो रकम वापस करने के बाद अपने ओहदे के ऊपर किस तरह से जो है वो उसे बहाल रखा जा सकता है, उसे सरकारी नौकरी करने की इजाज़त किस तरह से दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि करप्शन का मुलज़म पकड़ने के बाद उसे दोबारा सरकारी मुलाजमत के ऊपर रखना, बहाल रखना, उसके खिलाफ कार्रवाई ना करना, ये इस चीज़ के मुतरातिफ है कि उस शख्स को, उस सरकारी मुलाजिम को लाइसेंस दे दिया जाए कि आप जाओ अपनी सरकारी सीट के ऊपर दोबारा जाकर बैठ जाओ और जितनी हो सकता है दोबारा से करप्शन करो। तो इसके ऊपर सो मोटो लिया था। 2016 के बाद ये मुकदमा जो है वो काफ़ी इल्तवा का शिकार रहा, लेकिन अब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस मुकदमे को जो है फाइलों के जो ढेर हैं उनमें से निकाल कर दोबारा समाअत के लिए जो है वो लगाया और 15 जनवरी को इस केस की समाअत होने वाली है। और जो मामला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात तलब की हैं नैब से, वो कुछ इस तरह से हुआ कि अलाडीनो भाइयों जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए थे। और अलाडीनो भाइयों कौन है? ये पीपल्स पार्टी सिंध के ज़िली सदर हैं। इन पर इल्ज़ाम यह है कि जो लोकल तरक्याती स्कीमें लॉन्च की गई थी, इंट्रोड्यूस कराई गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उस पर ये असरअंदाज हुए और तकरीबन कोई 22 मिलियन का ये टोटल घपला है, जिसमें 4.9 मिलियन यानी कि 49 लाख रुपए अलाडीनो भाइयों पर जो है वो करप्शन लेने का, किकबैक्स लेने का जो है वो इल्ज़ाम है। जब इस केस की समाअत हुई तो जो होशरुबा किस्म के इंकशाफात अदालत के सामने आए वो ये थे जो अलाडीनो भाइयों के वकील ने बताए। उन्होंने कहा कि देखें 16 माह से उनका जो क्लाइंट है अलाडीनो भाइयों वो जेल में है
और अभी तक नैब जो है इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, कंक्लूड कराने के लिए जो है वो का जो एक अंदाज होता है वो अख्तियार नहीं कर पाया। और उन्होंने अदालत के सामने ये रखा कि 16 माह के अंदर नैब ने जो है वो कितनी बार इस केस को एडजर्न कराया, और नैब का जो प्रोसिक्यूटर है वो जब भी केस की समाअत होती है, कभी गवाह पेश करने के ऊपर, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स पेश कराने के ऊपर, कभी किसी और वजह से मुकदमे का इल्तवा ले लेता है, मुकदमे को मुलतवी करा लेता है। नाज़रीन, आपको याद होगा सदीक जान ने आपको तफसीलात तो बता दी कि 1250 के करीब जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा है रेफरेंसेस पूरे मुल्क के अंदर, और इनका जो क्वांटम बनता है, जो करप्शन की हुजम बनता है, वो तकरीबन कोई 954 अरब रुपए बनता है। लेकिन नैब की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है कि करप्शन का रेफरेंस फाइल करने के बाद हमारी जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक्चुअली नाजरीन, इस मुकदमे में जो अलादीनो भाइयों का मुकदमा है उससे ये नज़र आता है कि नैब की जिम्मेदारी जो है रेफरेंस दायर होने के बाद ये शुरू हो जाती है कि आपने नैब रेफरेंसेस को इल्तवा किस तरह से कराना है, उसको मुलतवी किस तरह से कराना है। अगर आप हुदैबिया पेपर मिल की बात करें तो अगर आप उसका फ़ैसला निकाल कर पढ़ें, आपको देखकर हैरानी होगी कि किस तरह से उस मुकदमे में भी, हुदैबिया पेपर मिल केस में, जब अभी नवाज शरीफ मुल्क में नहीं थे, उनके खिलाफ ये केस चल रहा था, या पुलिस की हिरासत में थे, नैब की हिरासत में थे, तो किस तरह से नैब उस मुकदमात में इल्तवा लेकर एक्यूज को फ़ायदा पहुंचा रहा था। और इसमें भी यही सामने आया कि इल्तवा लिया जा रहा है। बज़ाहिर ये लगता है कि ये एक्यूज को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि रेफरेंस फाइल होने के बाद नैब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो शुरू हो जाती है कि आपने जो इल्ज़ामात उस शख्स के ऊपर लगाए हैं उन्हें साबित करना है अदालत के अंदर। अदरवाइज फिर अगर नैब अपने इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाता तो फिर नैब का वजूद जो है वो खुद खतरे में पड़ जाता है, और पड़ा भी हुआ है। आजकल के हालात आपके सामने है। तो जब अदालत ने ये देखा कि 16 माह के अंदर नैब का वकील ही बारहा जो है वो वहाँ पर इल्तवा ले रहा है कि इसको मुलतवी करा रहा है, तो अदालत के ज़हन में ये बात आई कि देखें, बल्कि इसको मैं इस तरह से बता देता हूँ कि साबिक चीफ जस्टिस के दौर में मॉडल कोर्ट्स जो है वो बनाई गई थी मुल्क भर के अंदर। हर ज़िले के अंदर एक मॉडल कोर्ट्स थी, और तकरीबन 116 या 114 मॉडल कोर्ट्स हैं जिन्होंने 10 माह के अंदर को 1,80,000 केसेस निपटाए, और वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर काम करती हैं। ये खासियत है इन मॉडल कोर्ट्स की। फौजदारी केसेस इनमें सुने जाए, अब सिविल केसेस भी सुने जा रहे हैं, तो इसमें इल्तवा नहीं होता। केस लगता है, केस का फैसला होता है, इसके अलावा कोई बहाना नहीं चलता। तो अदालत ने यही कहा कि जब मॉडल कोर्ट्स रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इन केसेस की समाअत कर रही है, तो नैब के लॉ के अंदर भी रेफरेंस फाइल होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला होना होता है। ये फैसला क्यों नहीं हो रहा? आप ये तमाम तफसीलात में कितने रेफरेंसेस ज़ेर इल्तवा हैं, और कितने जो है इसका क्वांटम है, और कितने अदालतें हैं। वैसे सदीक जान ने 25 बताई हैं, लेकिन 24 अदालतें हैं, और सेक्रेटरी लॉ को भी तलब किया गया। और इसमें लग ये रहा है कि अदालत ये करने के लिए जा रही है कि जिस तरह से मॉडल कोर्ट्स जो हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर केस को चलाती हैं और उसके बाद उसका फैसला आता है, तो इसमें भी लग ये रहा है कि इसी किस्म की कोई डायरेक्शन जो है वो अदालत देने के लिए जा रही है। लेकिन अलादीनो भाइयों के जो वकील थे, उनकी जानिब से ये ऑफर की गई कि मेरे एक्यूज पर 49 लाख की कमीशन लेने का इल्ज़ाम है, मैं ये रकम बतौर एहतजाज अदालत में जमा करा देता हूँ, मुझे आप ज़मानत दे दें। लेकिन अदालत ने ज़मानत नहीं दी। ये तफसीलात तलब की, जिस पर अलादीनो भाइयों के वकील ने कहा कि भाई सर, मेरी ज़मानत का क्या होगा, मेरी दरख्वास्त का क्या होगा, जिस पर अदालत ने कहा कि आपकी इस दरख्वास्त की वजह से बहुत से लोगों का जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये पस मंज़र था कि अदालत ने किस पैराए के अंदर ये तफसीलात तलब की हैं, और अदालत क्या देखना चाहती है कि नैब की कारकर्दगी क्या है। नैब का काम रेफरेंस फाइल होने के बाद अपने जो इल्ज़ामात हैं उन्हें साबित करना होता है अदालत के अंदर। तो अदालत ये देख रही है कि ये जो रेफरेंस है, तमाम तफसीलात मंगवाएगी, उसमें देखेगी कि क्या सारे रेफरेंस के अंदर नैब यही जो है वो रवैया अपनाए हुए, इस चीज़ को देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फ्रॉड पकड़ा है FBI के अंदर। वो फ्रॉड ये है, कोई 3 माह पहले जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने मनसब का हलफ नहीं उठाया था, तो उनके सामने एक मुकदमा ज़ेर समाअत आया था, और वह मुकदमा ये था कि FBI के अंदर ऐसे मुलाजमीन मौजूद हैं जो गैर कानूनी रिफ़ंड का काम करते हैं। मतलब ऐसे लोग, वो ऐसे बिजनेसमैन, ऐसे कारोबारी हजरात को वो रिफ़ंड करते हैं जिनका रिफ़ंड जो है वो लेना बनता नहीं है कानूनी। और इसमें होता ये है, गैर कानूनी रिफ़ंड वो इस तरह से बनाया जाता है कि एक शख्स, एक कारोबारी या बिजनेसमैन अपना जो है वो गोशवारा फाइल करता है, और इस गोशवारे के अंदर ये दिखाया जाता है कि मैंने जो रकम यूटिलिटी बिल्स, गैस,
और उसके साथ साथ बिजली और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके इस्तेमाल में है, जिस पर उसने टैक्स अदा किया है, इनकम टैक्स अदा किया है, उसमें ये कहा जाता है कि मैंने टैक्स जो मेरी लाइबिलिटी बनती है उससे ज़्यादा अदा कर दिया है और मेरी जो टोटल एनुअल इनकम बनती है वो इससे कम है, तो लिहाजा जो ज़्यादा मैंने टैक्स अदा किया है वो मुझे वापस किया जाए। तो 15 से ज़ायद अरब रुपए का ये फ्रॉड है, जो एक आप कह सकते हैं कि ट्रेंच जो पकड़ी गई है अभी सुप्रीम कोर्ट में सामने आई है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन जो एफबीआर के मुलव्वस हैं, जो ये फ्रॉड सामने आया था, तो अदालत ने कहा था इनके खिलाफ कार्रवाई करें और 3 माह का वक्त दिया था। लेकिन 3 माह के अंदर जब वो कार्रवाई नहीं हुई, कोई कंप्लाइंस रिपोर्ट नहीं आई, तो चीफ जस्टिस ने वो केस जब अपने सामने लगाया, तो फिर जो कायम मकाम चेयरमैन एफबीआर अदालत में आए थे, तो उनकी जानिब से बताया गया कि हमने वज़ीर आज़म से मंजूरी ले ली है उन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम हुई कि ये तरीक़ाकार है एफबीआर का कि अपने लोगों को बचाने के लिए एफबीआर जो है वो मुतहरक होता है, सरगर्म होता है। और खातून पेश हुई थी जो कायम मकाम पर्सन थी, उनसे पहले तो ये पूछा गया कि चेयरमैन एफबीआर किधर हैं। उन्होंने बताया कि वो छुट्टी पर हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मालूम है वो क्यों छुट्टी पर हैं और कितनी उन्हें बीमारी है और उनके आज ना आने की वजह भी हमें मालूम है। और चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये जो मामला है ये अरबों रुपए की करप्शन का मामला है, कौमी खजाने को लूटा जा रहा है। और खातून को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आपके पैसे ये जेब से गए होते तो आप अपने घर में ना बैठती। अब इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा 1 माह का वक्त दिया है और ये एक पहला प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और ये काफ़ी बरसों से होता चला आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा 1 माह का वक्त दिया है कि जो भी सरकारी मुलाजमीन एफबीआर के जिसका काम है रेवेन्यू इकट्ठा करना, मुल्क की खजाने के अंदर जमा कराना, उनके खिलाफ कार्रवाई करके आइंदा समात तक जो है वो रिपोर्ट दी जाए। और किस कदर सख्ती कर रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। अभी तो उनके 1 माह नहीं हुआ उन्हें यहाँ पर आए हुए, लेकिन लग ही रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में उनके जो काम की रफ्तार है उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी।